नमस्ते दोस्तों, मैं साबिता ठाकुर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपसे जुड़ी उन तमाम हलचलों, सूचनाओं और खबरों के साथ जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। बात कृषि की हो, आपके गांव की, सरकार की या फिर पर्यावरण की, हम हर मुद्दे से जुड़ी जानकारी आप तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचाएंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए करते हैं शुरुआत। आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के नए फैसले की, बताएंगे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, बताएंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किए गए बदलावों के बारे में, समझेंगे हरियाणा में क्यों बंद होंगे 350 स्कूल, साथ ही बताएंगे कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए क्या है अच्छी खबर। देश भर में सरकार की तरफ से घरेलू गैस एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी अब बहुत जल्द समाप्त हो सकती है। जल्द ही सरकार इन पर नए कानून बनाने जा रही है, जिसके बाद ये लाभ सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनकी आय एक निश्चित आंकड़े से कम होगी। रसोई गैस पर सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। दरअसल सरकार रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी को खत्म करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी इसके संकेत दिए हैं। सरकार शीघ्र ही इस पर कानून बनाने जा रही है, जिसके तहत एक निश्चित आय से ज्यादा आय वालों को गैस सब्सिडी नहीं दी जाएगी। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संपन्न लोगों के लिए एलपीजी सब्सिडी बंद करने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में से केवल 42.5 लाख लोगों ने स्वेच्छा से एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दी है। गिव इट अप नाम से शुरू की गई पहल में स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने का विकल्प था। अब सरकार तैयारी कर रही है कि आम जनता में से जिनकी आय एक निश्चित आंकड़े से ज्यादा होगी, उसे गैस सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। होटल, हवाई यात्रा, केबल सर्विस, कुरियर, इंश्योरेंस, फोटोग्राफी, रेल ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर जैसी कई सेवाओं का लाभ उठाना लोगों को अब महंगा पड़ सकता है। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है, जिसके तहत सभी टैक्स वाली सेवाओं पर 0.5% तक का टैक्स बढ़ा दिया गया है। सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी तरह की सेवाओं पर 0.5% स्वच्छ भारत सेस लागू कर दिया है। यह सेस नामक टैक्स 15 नवंबर से सभी तरह की सेवाओं पर लागू हो गया है। अभी जिन सेवाओं पर सेवा कर लगता है वो सभी इसके दायरे में आएंगी। ये नया कर लागू हो जाने से होटल, मोबाइल, बाहर खाने से लेकर हवाई सफर तक सभी सेवाएं महंगी हो गई हैं। सरकार ने कहा है कि 15 नवंबर 2015 से लागू सेस से आने वाले पैसे का उपयोग होगा स्वच्छ भारत अभियान में। इससे सरकार को चालू वित्त वर्ष की शेष बची अवधि में अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ये उपकर उन सेवाओं पर लगेगा जिन पर सेवा कर लगता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2015-16 के बजट में जरूरत महसूस होने पर सभी या कुछ सेवाओं पर 2% तक का स्वच्छ भारत उपकर लगाने का प्रस्ताव किया था। देश से मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन खराब मानसून का असर अभी तक फसलों के उत्पादन पर देखा जा रहा है। देश में रबी फसल गेहूं की बुआई तो शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक इसने सिर्फ 2.76 लाख हेक्टेयर का ही आंकड़ा पार किया है। अगर ऐसा ही रहा तो इस साल देश में गेहूं के उत्पादन में भारी कमी आ सकती है। देश में गेहूं की बुआई अब तक केवल 2.76 लाख हेक्टेयर में हुई है। इस कमजोर बुआई की वजह भूमि में नमी की मात्रा कम होना है, जबकि पिछले साल इस समय ये बुआई 4.47 लाख हेक्टेयर में हो चुकी थी। सीजन में गेहूं की बुआई अक्टूबर में होती है और इसकी कटाई अप्रैल में की जाती है। रबी फसलों की मिली आरंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देश में रबी की बुआई अभी शुरू हुई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 6 नवंबर तक देश में गेहूं की बुआई रोपाई 2.76 लाख हेक्टेयर में हुई है। आने वाले दिनों में रबी सीजन के तहत चना मसूर का रकबा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बोनस के 75 रुपए सहित 325 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। इस साल रबी सीजन के तहत अब तक कुल बुआई 83.95 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी समय में ये बुआई 87.27 लाख हेक्टेयर में हुई थी। उत्तर प्रदेश में अब दलित भी अपनी जमीन अपने अधिकार से बेच सकते हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में एक नई पहल शुरू की गई है।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने दलितों को अपनी जमीन बेचने का अधिकार देने वाली राजस्व संहिता 2015 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण पर बड़ा कदम उठाते हुए पट्टे की जमीन पर पति के साथ पत्नी का नाम भी दर्ज करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में वर्षों से लटकी इस राजस्व संहिता को अनुमति दे दी गई है। देश की कोयला वितरण कंपनी कोल इंडिया को भारत सरकार की तरफ से कोयला के साथ ही मीथेन गैस निकालने की भी इजाजत मिल गई है। इसके तहत आने वाले समय में देश भर में गैस की आपूर्ति को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने कोल इंडिया को अपनी खदान से कोल बेड मीथेन CBM गैस निकालने की इजाजत दे दी है। अभी तक कोल इंडिया को अपनी खदानों से सिर्फ कोयला निकालने की इजाजत थी। कोल इंडिया को अपनी खदान या पट्टी पर ली गई खदानों से CBM निकालने की मंजूरी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से दी गई है। इस संबंध में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के बाद कोल इंडिया अब CBM निकालने के साथ साथ मीथेन गैस भी निकाल पाएगी। अब तक गैस व कोयला दोनों को एक साथ निकालने की इजाजत नहीं थी। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कोल इंडिया अपनी खदानों से CBM तो निकाल सकती है, लेकिन कोल इंडिया को CBM निकालने के काम को पट्टे पर देने का अधिकार नहीं होगा। अक्सर स्कूलों में बच्चों की हालत कभी कभी ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में अगर स्कूल के पास कोई अस्पताल हो तो बच्चों की देखभाल में देरी नहीं होती है। लेकिन अगर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक ही डॉक्टर बन जाएं तो इस समस्या से निजात मिल सकती है। इसी दिशा में जल्द ही दिल्ली के सरकारी स्कूल के शिक्षक प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण लेने वाले हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक डॉक्टर बनने वाले हैं। शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की महत्वता को समझते हुए शिक्षकों को प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ये ट्रेनिंग अनिवार्य होगी। निदेशालय ने इस ट्रेनिंग के लिए लगभग 100 शिक्षकों का चयन कर लिया है। निदेशालय चाहता है कि जरूरत पड़ने पर शिक्षक बच्चों की सहायता कर सके। शिक्षा निदेशालय सरकारी स्कूल के शिक्षकों की फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग कराने जा रहा है। आगामी 17 नवंबर से 9 दिसंबर तक इस ट्रेनिंग का आयोजन होगा। ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों के 3 बैच बनाए गए हैं। पहले बैच के अंतर्गत 17 से 18 नवंबर को 34 शिक्षकों, 1 से 2 दिसंबर को 33 शिक्षकों और 8 से 9 दिसंबर को 33 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह के प्रशिक्षण का मकसद उन्हें मेडिकल स्तर पर हर स्थिति से निपटने में सक्षम बनाना है। राजधानी स्वच्छ और साफ सुथरी हो, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री 2 दिन का विशेष सफाई अभियान चलाने वाले हैं, जिसका आगाज 21 और 22 नवंबर को किया जा रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को बस कूड़े वाली जगह की फोटो खींचकर उसे MCD को भेजना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21 से 22 नवंबर को दिल्ली में सफाई अभियान चलाने जा रहे हैं। अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार जनता से ऐसी जगहों की फोटो मांगेगी जहां कूड़ा पड़ा हो। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के दौरान जनता से कूड़े की फोटो मंगवाई थी। वो फोटो MCD को भेजी गई थी। इस बार सरकार की कोशिश है कि 2 दिन के अभियान में दिल्ली को किस तरह से साफ दिखाया जाए। 2 दिन विशेष सफाई अभियान के लिए सरकार एक मोबाइल ऐप भी बना रही है। दिल्ली गवर्नेंस सोसाइटी को ऐप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐप में कुछ ऐसे फीचर दिए गए हैं कि जनता जब फोटो खींचकर भेजेगी तो जगह की लोकेशन खुद आ जाएगी, जिससे कूड़ा उठाने वाले लोग आसानी से वहां पहुंच सकेंगे और कूड़ा उठा सकेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में किए गए बदलावों पर। दिल्ली विश्वविद्यालय में MSc और PhD की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय कैंसर और संक्रामक रोग पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत सभी देशों की तुलना में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। दिल्ली विश्वविद्यालय में MSc और PhD की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। छात्रों के लिए विश्वविद्यालय कैंसर और संक्रामक रोग पाठ्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत छात्रों को कैंसर के रोकथाम के तरीके भी सिखाए जाएंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय में एमएससी और पीएचडी स्तर पर कैंसर जीव विज्ञान और संक्रामक रोग पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी हो रही है। पाठ्यक्रम की खास विशेषता यह होगी कि साइंस की विभिन्न शाखाओं के छात्र इसका अध्ययन कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 विभाग मिलकर इसे शुरू करने का काम कर रहे हैं। 5 वर्षीय इस पाठ्यक्रम में रिसर्च के लिए दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों का सहयोग लेने की भी योजना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के क्लस्टर इनोवेशन सेंटर प्रमुख डॉक्टर मदन मोहन चतुर्वेदी ने बताया कि जनवरी 2016 से कैंसर जीव विज्ञान और संक्रामक रोगों पर एमएससी और पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने की योजना है। यह एक तरह का ट्रांसडिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन कोर्स होगा। इसके लिए डीयू के बायोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च, वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान समेत कुल 12 विभाग मिलकर इस पर काम करेंगे। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए भारत सभी देशों की तुलना में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए क्लीन प्रोजेक्टों को मंजूरी देने में भारत की रफ्तार अन्य देशों की तुलना में ज्यादा तेज है। भारत ने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए अब तक लगभग 3000 क्लीन उद्योगों को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 5.79 करोड़ रुपए है। शुरुआती दौर में कई देशों ने इस दिशा में तेजी दिखाई, लेकिन बाद में संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क में क्लीन उद्योगों का रजिस्ट्रेशन घटता गया। नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी का गठन कर वैसे उद्योगों को मंजूरी दी जा रही है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। देश में ऊर्जा क्षमता विकास, वनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, ठोस कचरा प्रबंधन जैसे उद्योगों में स्वच्छता विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क में क्लीन उद्योगों के रजिस्ट्रेशन में भारत का स्थान दूसरा है। यूएन के निर्देशों के फ्रेमवर्क में कुल 7629 क्लीन प्रोजेक्ट निबंधित हुए हैं, जिसमें से 1564 उद्योग भारत के हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके तहत एचपीयू से सभी टेक्निकल कोर्स को समाप्त करके हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में इसे संचालित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू से बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए समेत सभी टेक्निकल कोर्स वापस लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से संचालित सभी तकनीकी कोर्स अब हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में शिफ्ट होंगे। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बोर्ड ऑफ गवर्निंग बॉडी बीओडी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बीओडी में पारित इस प्रस्ताव को अब शीघ्र ही प्रदेश सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके साथ ही प्राइवेट तथा निजी कॉलेजों में व्यावसायिक कोर्स शुरू करने की प्रक्रिया में भी बदलाव का प्रस्ताव पारित किया गया है। तकनीकी कोर्स शुरू करने के इच्छुक सभी कॉलेज अब अनुमति के लिए प्रधान सचिव हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग को आवेदन करेंगे। देश भर में बेरोजगारी की भरमार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आर्थिक तंगी को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे मिशन की शुरुआत करने से देश भर में रोजगार के नए तरीकों का आगाज हो रहा है। स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे मिशन से देश में ई कॉमर्स, रिटेल व हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में इजाफा हुआ है। क्लिक जॉब्स के रोजगार सूचकांक के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में 28,802 नौकरियों की बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है कि वर्ष 2013-15 के बीच हेल्थ केयर सेक्टर इंडस्ट्री में 11% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही दूर संचार क्षेत्र में भी यही रुझान देखने को मिला है। इसके अलावा आने वाले 5 वर्षों में आईटी इंडस्ट्री में 40 लाख रोजगार निकलने की संभावना है। दोस्तों, फिलहाल रुकते हैं देश डायरी में यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। टिकट का गोरख धंधा करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने एक ही ट्रेन के 2 बार रिजर्वेशन चार्ट निकालने का निर्णय लिया है। देश के सबसे पिछड़े राज्य कहे जाने वाले बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले वहां के लोग सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का उपयोग सबसे कम करते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देश डायरी में। टिकट का गोरख धंधा करने वाले लोगों पर लगाम लगाने के लिए रेलवे ने एक ही ट्रेन के 2 बार रिजर्वेशन चार्ट निकालने का निर्णय लिया है। एक आरक्षित चार्ट 4 घंटे पहले बनेगा और दूसरा आरक्षित चार्ट ट्रेन खुलने के आधे घंटे पहले बनेगा।
पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में रेलवे ने भारी फेरबदल किए हैं। नए नियम में अब एक ही ट्रेन का आरक्षण चार्ट एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनेगा। अगर पहले चार्ट में आरक्षित टिकट कंफर्म नहीं हुई तो संभव है कि दूसरे चार्ट पर टिकट कंफर्म हो जाए। इसके साथ ही टिकट के दलालों पर भी अंकुश लग जाएगा, जो पहले से ही टिकट बुक कराकर रख लेते हैं। आरएससी व वेटिंग टिकट का पैसा ट्रेन खुलने के समय से आधा घंटा पहले तक वापस किया जा सकता है। इस समय के अंदर यदि यात्री टिकट रद्द करा लेता है तो उसके कुछ रुपए रिफंड हो जाएंगे। इस समय के बाद यदि टिकट रद्द कराई गई तो उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि रेलवे के नए नियम में अगर 4 घंटे पहले कंफर्म टिकट वापस नहीं किए गए तो पैसे रिफंड नहीं होंगे। सेहत के प्रति सचेत होते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब बीड़ी सिगरेट के कारोबारियों के लिए लाइसेंस बनवाना भी जरूरी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में अब कारोबारी बिना लाइसेंस बीड़ी और पैकेट बंद सिगरेट नहीं बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। नशाखोरी को रोकने की कवायद के चलते प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने तंबाकू उत्पादों के साथ ही सिंगल सिगरेट की बिक्री पर पहले ही रोक लगा दी थी। विधेयक में बिना लाइसेंस सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर कारोबारी को कड़ी सजा करने का प्रावधान किया जाएगा। नए नियमों के तहत सिगरेट बेचने से पहले परचून और थोक विक्रेताओं को अलग से लाइसेंस लेना होगा। इसकी अलग अलग फीस भी निर्धारित होगी। देश के सबसे पिछड़े राज्य कहे जाने वाले बिहार में दूसरे राज्यों के मुकाबले वहां के लोग सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का उपयोग सबसे कम करते हैं। पेट्रोलियम सब्सिडी के तहत बिहार के लोग डीजल और घरेलू गैस एलपीजी में सबसे कम सब्सिडी लेते हैं। वहीं गुजरात इस मामले में सबसे ज्यादा सब्सिडी उपयोग करता है। इंडिया स्पेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के सबसे गरीब व्यक्तियों का निवास स्थान बिहार भले ही विकास की राह पर तेज गति से नहीं दौड़ रहा हो, लेकिन ये पेट्रोलियम सब्सिडी के रूप में भी कम ही राशि खर्च कर रहा है। ये रिपोर्ट वित्त वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के आधार पर की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू रसोई गैस एलपीजी बिहार और झारखंड में प्रति व्यक्ति सब्सिडी खपत महज 170 रुपए ही है। इसके मुकाबले राजधानी दिल्ली में प्रति व्यक्ति सब्सिडी की खपत 1340 रुपए है। पंजाब में एलपीजी सब्सिडी का प्रति व्यक्ति उपयोग 766 रुपए है। बिहार की तरह पिछड़ा कहे जाने वाले राज्य ओडिशा में भी ये 184 रुपए है, जो कि बिहार से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में ये केवल 283 रुपए है, जबकि उत्तर प्रदेश में 295 रुपए है। वहीं रसोई गैस के बाद पेट्रोलियम सब्सिडी का बड़ा मानक मिट्टी तेल रहा है। बिहार इस मामले में भी तमाम राज्यों के मुकाबले कम सब्सिडी का उपयोग करता है। स्थिति ये है कि विकसित कहे जाने वाले राज्य गुजरात की जनता भी बिहार के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी का उपयोग करती है। मिट्टी तेल के लिए बिहार की जनता 257 रुपए की प्रति व्यक्ति सब्सिडी लेती है, जबकि विकसित राज्य गुजरात की जनता 351 रुपए, मतलब बिहार से लगभग 106 रुपए ज्यादा है। हरियाणा सरकार नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की मैपिंग करवाने वाली है, जिसके तहत प्रदेश के 350 सरकारी स्कूलों को बंद किया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मैपिंग करवाई जा रही है और जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं के बराबर है, ऐसे 350 स्कूलों को जल्दी बंद कर दिया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ही गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस कड़ी में 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू करने की सिफारिश की गई है। विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा आरंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षाविदों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए बुलाई गई राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक करवाई गई थी। उन्होंने इस बैठक में कहा कि अच्छे शिक्षक तैयार करने के लिए हरियाणा में अलग से शिक्षण विश्वविद्यालय और युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप रोजगार परक बनाने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय खोलने की योजना है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य शिक्षा करे साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार रखा गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए स्कूली और उच्चतर शिक्षा पर फीडबैक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को भेजने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा।
वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है जिसके जरिए गर्भ में ही पल रहे बच्चे के ब्लड ग्रुप के साथ ही कई बीमारियों का सटीकता से पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने खून की जांच से गर्भ में पल रहे बच्चे के ब्लड ग्रुप, लिंग और वंशानुगत स्थिति का सटीकता के साथ पता लगाने की तकनीकी विकसित करने में अहम कामयाबी हासिल की है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे की वंशानुगत बीमारियों का पता लगाया जा सकेगा और उपचार किया जा सकेगा। खास बात यह है कि ये दुनिया की पहली तकनीक है जो बेहद सटीक और नॉन इन्वेसिव यानी बिना किसी यंत्र के है। साथ ही इससे गर्भ भी सुरक्षित रहता है। कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। नियमित रूप से कसरत करना शरीर के साथ ही दिमाग को भी तरोताजा रखता है। ये तो आप सबको पता है, लेकिन कसरत करना कैंसर के इलाज के लिए भी फायदेमंद है। अगर आप कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं तो टहलना और कसरत करना बेहतरीन उपचार साबित हो सकता है। एक शोध में पाया गया कि कैंसर से लड़ने के लिए विटामिन की गोलियां लेने से ज्यादा फायदा कसरत से होता है। मरीज विटामिन की गोलियां लेते हैं पर फायदा नहीं होता। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स के शोधकर्ताओं के मुताबिक इन गोलियों का सेवन कैंसर को और संवेदनशील बना सकता है, लेकिन शोधकर्ताओं के मुताबिक कसरत करने से कैंसर पीड़ितों को काफी फायदा होता है। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की चिंता कम करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय काफी सतर्क दिख रही है। इसके लिए सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक भी की गई, जिसके तहत पर्यावरण मंत्रालय प्रतिदिन दिल्ली में वायु प्रदूषण की जांच करेगा। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्रालय ने गंभीरता दिखाते हुए अब रोज प्रदूषण के स्तर की समीक्षा का निर्णय लिया है। राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। सभी संबंधित एजेंसियों को वायु एक्ट की धारा 18 के तहत निर्देश दिए जाएंगे, जिसे माना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012049800000, साथ ही 0011।